नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जो कुल मिलाकर 24,800 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। मुझे बहुत बार एक क्वेश्चन को पूछा गया कि सर आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर क्या कुछ गुड पॉइंट्स फ्यूचर में आने का चांसेस। तो अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के ऊपर सचमुच सही में क्या दम है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 25 के आसपास है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी 25 है, मतलब सेम टू सेम है। चलो ठीक ठाक ही है। आर ओ सी आर ओ भी ठीक ठाक देखने को मिले। एनोनी इनकम 930 करोड़ के आसपास है, डेब्ट भी कम है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक ठाक है। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर सबसे जो गुड पॉइंट्स लगा, कंपनी के जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक हो रहा है। मगर एक दिक्कत वाला बात यही हुआ कि कंपनी जिस तरीके से आशा किया जा रहा था कि कंपनी की इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आएगा, हुआ कुछ उल्टा। आप देख सकते हैं टोटल 2700 करोड़ के आसपास सेल्स था, वो घटकर 2200 करोड़ हो चुके हैं और पिछले क्वार्टर्स में 3700 करोड़ हो चुके, 3700 करोड़ का टोटल सेल्स था। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में दोनों में ही जो एस्टिमेट्स है, इस दोनों ही एस्टिमेट के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। अभी सेल्स के बाद कंपनी के एक्सपेंस भी मेंटेन करना पड़ा और उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है 187 से लेकर 224 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में हुआ, मगर क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया। और यही एक रीजन है, यही एक कारण है जो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। देखिए, मैं एक वीडियो बना के आपको शेयर किया था कि पीएसयू जितने सारे कंपनीज है उनमें से कुछ कंपनीज में जो बबल्स क्रिएट हुआ है, इस बबल्स कभी ना कभी फूटने वाला है। तो जो बबल्स क्या है, उस बबल्स फूटने वाला है। अगर बबल्स फूटे तो उस शेयर में एक भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा। तो क्या सही में इस कंपनी के ऊपर भी बबल्स फूटा है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए सेल्स 33% के आसपास लास्ट 3 ईयर्स में था। अभी करंट ईयर में टिल टू मंथ, मतलब लास्ट 1 ईयर में कंपनी के ऊपर 7% का टोटल सेल्स देखने को मिला। डायरेक्टली 33% से 7%, मतलब बहुत बुरी तरीके से हालत हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो लास्ट 3 ईयर्स में 20% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। 20% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, जो लास्ट 3 ईयर्स में 34% के आसपास ग्रोथ हो रहा था। तो ओवरऑल कंपनी के जो सीएजीआर का परसेंटेज है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिले, 50 से 80, उसके बाद 156। तो अलग लेवल का कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो जो रिटर्न कंपनी दिया, शानदार रिटर्न तो दे रहा है, मगर कंपनी के अंदर में बहुत सारे दिक्कत वाला बात यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना, जो इन्वेस्टर है इसका, वो इन्वेस्टर देखिए होल्डिंग तो उठाया है। म्यूचुअल फंड ने नाक के बराबर होल्डिंग से 1% तक होल्डिंग उठाया है और एफ के पास वो 2% होल्डिंग था, उसको बढ़ाकर 4% किया है। मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, तो प्रोमोटर ने कुछ माल बेचा, 73% से 65% किया। मतलब ऑलमोस्ट 7% के आसपास होल्डिंग को बेचा है। अब इस होल्डिंग बेचने के बाद इस कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड के जो होल्डिंग्स है, उस होल्डिंग्स को देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने जून मंथ में बड़े क्वांटिटी के साथ सेल अप किया, बड़े क्वांटिटी के साथ यहाँ पे सेल अप किया। अभी जून के बाद जुलाई का डेटा आएगा, तो जुलाई मंथ में पता चलेगा एक्चुअली कंपनी की हालत क्या हुआ है, क्योंकि किस तरीके से म्यूचुअल फंड ने माल को बेचा है। तो ओवरऑल इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से देखूँ तो देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ था, पहले कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने और फाइनली इसका ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अभी देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न स्केड हुआ तो हमेशा एक बार वो रीटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। तो फाइनली यहाँ पे रीटेस्ट भी किया। अभी देखिए ऊपर तो जाने का कोशिश कर रहा था, रिजल्ट आने के बाद कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। तो अब इसका सपोर्ट लेवल कौन सा बनेगा? अगर सपोर्ट लेवल को मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट इसका सपोर्ट लेवल जो बनने का चांसेस है वो 225 रुपीज़ के आसपास है। अभी 225 रुपीज़ क्यों? क्योंकि देखिए यही लेवल में कंपनी का प्रीवियस सपोर्ट भी है, जहाँ से टच करके कंपनी बाउंस भी किया है। उसके साथ साथ 200 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दो तरीके से सपोर्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसी
और एक कंपनी है जिसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल के ऊपर मैं थोड़ा सा मतलब प्रेशर, मतलब इस कंपनी के ऊपर मुझे मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है कंपनी के पी रेशियो जो 80 के आसपास इसका पी रेशियो हो चुके हैं, जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 25 है। मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई होता हुआ देखने को मिले। अभी वैल्यूएशन हाई होने का जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में भी बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है, ऑब्वियसली प्रेशराइज है, क्योंकि आरओसी आरओई में पॉजिटिविटी देखने के बाद भी कंपनी के ऊपर देखिए जो वैल्यूएशन है बहुत हाई है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कई गुना ज़्यादा है। मतलब 3 टाइम्स टू 4 टाइम्स कम, 3 टाइम्स आप बोल सकते हैं। पी रेशियो हाई है। कितना हाई, एक बार मैं आपको खुद के पी रेशियो भी दिखा देता हूँ। आज देखिए खुद का पी रेशियो 80 तक चला गया और खुद के एवरेज पी रेशियो 7 के आसपास है। तो ये भी एक हाई फ्लाइंग स्टॉक है। देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि किसी भी हाई फ्लाइंग स्टॉक के ऊपर काम मत करना, क्योंकि आप वहाँ पे बुरी तरीके से तब फंस सकते हैं जब मार्केट में, ग्लोबली मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आए, कोई नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, तो वहाँ पे आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो मतलब रही बात कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट का, देखिए इसका भी रिजल्ट आ चुके हैं, इसका भी हालत देख लीजिए। 5,400 से 4,000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ। पिछले क्वार्टर्स में कितना था? 6,700 करोड़। मतलब ओवरऑल कंपनी का जो सेल्स था, वो सेल्स का डेटा देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए 50% नेट प्रॉफिट कम हो चुके हैं, वो भी पिछले क्वार्टर की तुलना से। तो जब किसी कंपनी के ऊपर इतना भारी भरकम प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, तो क्या कंपनी भागेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं जो लास्ट टिल टू मंथ में, लास्ट 12 मंथ में इसका सेल्स माइनस में चला गया, प्रॉफिट नेगेटिव, मतलब एकदम ना के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनीज के सिर्फ चार्ट को देखकर ही बाई कर लेते हैं कि चलो चार्ट तेजी से भाग रहा है, चलो हम भी बाई कर ले। ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपको बुरी तरीके से फंसाएंगे। एक साल में 300% का रिटर्न देखकर ही फिर से इन्वेस्ट कर लेंगे, मगर प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ वीकनेस है, उस कंपनी आज नहीं तो कल आपको बहुत ज़बरदस्त एक झटका देने वाला है। तो देखिए मेरा इतने साल के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर अगर आप खुद इस तरीके से डीपली रिसर्च करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मैं क्यों इस तरीके से चीज़ों को बार बार आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए मेरा मकसद ये नहीं कि चलो आपने बाय किया और आप एग्जिट कर लीजिए, ऐसे मेरा मकसद नहीं है। मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर आपने किसी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको हाई फ्लाइंग स्टॉक के ऊपर काम नहीं करना है। जो कंपनी पहले ही एक रॉकेट बन चुके हैं, तो उस कंपनी कितना भी आपको फिर से कोई मौका दे, उस मौके का आपको फायदा नहीं लेना चाहिए। जैसे इस कंपनी के ऊपर मैंने क्या किया, इस कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ, रेंज होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और एक एक यहाँ पे जो रेंज बना है उस रेंज के बेसिस में छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेकर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि हाई फ्लाइंग स्टॉक के ऊपर बाय नहीं करना है। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर जब मैंने बाय किया तो एकदम मिनिमम क्वांटिटी के साथ मान के चलिए, मैं अगर इस कंपनी के ऊपर पहले 50 क्वांटिटी के साथ काम कर रहा था, तो अभी इस कंपनी के ऊपर मैं से 10 क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ। मतलब कल के अगर अगर मुझे लॉसेस भी हुआ तो मुझे छोटा मोटा लॉसेस होगा। हाँ, मैं काम क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं हर स्ट्रेटजीज को फॉलोअप करता हूँ। मैं मतलब हमेशा डायरेक्टली एंटी लेकर ही फॉलोअप करता हूँ। चाहे मुझे एक दो क्वांटिटी के साथ भी काम करना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। मैं तो इस कंपनी के ऊपर फ़िलहाल के लिए इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट जो लेवल है उस टारगेट लेवल तक मैं इंतज़ार करूँगा। तो बाकी अगर मुझे पूछा जाए कि फ्रेश कोई एंटी मैं लेने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं अभी के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। देखिए और एक कंपनी है जिसके ऊपर वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो, खुद के पी रेशियो तो सेम टू सेम है। आरओई बेस्ड है, इनकम ज़बरदस्त है, डेप्थ एकदम ज़ीरो है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। देखिए गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी लगातार एक ग्रोथ कर रहा है। अभी ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट बांग्लादेश से अगर देखने को मिले, मतलब बांग्लादेश से जिस तरीके से, देखिए 1989 में जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मतलब देश को छोड़ना पड़ा, उसके बाद 1999 में जब कारगिल वार हुआ था, तब भी कारगिल जैसे वार देखने को मिला था। उसी तरीके से आज बांग्लादेश का हालत है, प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा और आज उसका सत्ता दूसरे व्यक्ति के पास है जो कभी मतलब प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। तो वो आज एंटी इंडिया बनेंगे के सपोर्ट के लिए, इंडिया के सपोर्ट में रहेंगे, तो ये ऐसे बोलना गलत होगा कि बहुत सारे इंडियन कंपनीज को बांग्लादेश में जलाया जा रहा है और साथ ही साथ
तोड़-फोड़ किया जा रहा है। तो इसमें एक साबित होता है बांग्लादेश में जितने सारे हिंदू रहते हैं, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है। तो इसके मतलब यही होता है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसे सिचुएशन बन चुके हैं। तो इंडिया में अगर इस तरीके से प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले, इंडिया में अगर बांग्लादेशी घुसने का कोशिश करे तो एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो वॉर जैसी सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो हमेशा याद रखिएगा डिफेंस सेक्टर के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि डिफेंस सेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो ज़रूर कहूँगा इस डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि इसका सेल्स का ग्रोथ देखिए कंटिन्यूअसली ग्रोथ तो हो रहा है। पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा सेल्स तो हुआ, क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 109 से 180 करोड़ बने और पिछले क्वार्टर में 265 करोड़ के आसपास बना था। मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट भी ठीक-ठाक देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर एज़ अ इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर के साथ-साथ पब्लिक और इन्वेस्टर सब कुछ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि एफआईएस के पास 2% होल्डिंग था, आज बढ़ के 5% हो चुके हैं। डीएस के पास बीच में 3-2% का होल्डिंग हो गया देखने को मिले। मतलब 3-2% का होल्डिंग देखने को मिले जो पहले 4% हुआ करता था। तो इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इंची पार्ट में एक रेंज क्रिएट हुआ, एक स्ट्रांगली बाइंग रेंज क्रिएट हुआ और स्ट्रांगली बाइंग रेंज के हिसाब से 29% का रेंज बने। तो इस नीचे लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे एंट्री बने और इस हाई लेवल तक यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बन सकते हैं का मतलब ये नहीं कि आप खाली जाकर बाई कर लीजिए और इस हाई लेवल तक टारगेट रखिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब है जब भी कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनता है, उस स्ट्रैटेजीज को ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में आपको एंट्री तो मिल जाता है, तो टारगेट कब मिलता है उसका कोई भी पता नहीं। अगर मैं इस कंपनी के एक पॉइंट्स और भी आपके साथ शेयर करूँ, आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी में एक एक ग्रोथ मुझे बहुत शानदार लगा, जिस ग्रोथ के कारण मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। वो ग्रोथ क्या है? लास्ट टीटीएम मतलब कंपनी 68% का सेल्स का ग्रोथ किया और लास्ट टीटीएम मतलब लास्ट 12 मंथ में 155% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ किया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट एंड सबसे कई गुना ज़्यादा मतलब अराउंड 6 टू 7 टाइम्स कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ एंड 15 टाइम्स के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूँगा। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है स्पार्किंग लिमिटेड। तो ये कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया बोनस का। 14 तारीख को कंपनी एक के बदले एक शेयर बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें और इस वीडियो को एज एजुकेशन पर्पस में ले। सारे डेटा को आपको खुद रिसर्च करना होगा, सेबी रजिस्टर के साथ बातचीत करके ही काम करना होगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ। तो हमेशा आपको खुद के हिसाब से ही काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।